करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज हमारी वो जो सीरीज़ है इमरजेंसी ट्रीटमेंट की, उसका बड़ा आम टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी इमरजेंसी। कि पहले हमने फीवर किया, हेड किया और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किया, रेस्पिरेटरी ट्रैक किया, तो आज ये भी बड़ा आम टॉपिक है। और अब तो हमारे शहर के अंदर अर्बन एरिया में और इवन देहात में भी जो मैदे के अमराज हैं, इनकी इमरजेंसी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। वैसे तो मैदे के अमराज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्यूट जो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं और जिसके अंदर इमरजेंसी पैदा होती है और जिसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक निश्चित में ये इसका कोई हल नहीं है। लेकिन हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, हम उनका अहाता करेंगे और फिर उसको समझेंगे कि ये क्या है और फिर उसका तदारक क्या है, उसकी रेमेडी क्या है। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे जाऊं, मुझे एक अफरोज़म पढ़ना होता है जो अनिमन की ऑर्गेनिन की बुक से है, और वो असूल इलाज हैं। हमें वो समझना होता है कि कहीं हमें इलाज के मसला हो, कुछ समझना हो, सब जबकि आपको मटीरियल मेडिका भी आता है, जबकि आपको पैथोलॉजी भी आती है, एनाटॉमी भी आती है, इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको ना समझ आ रही हो तो इलाज बड़ा मुश्किल होता है। वो है इलाज के कुछ असूल होते हैं। तो आज हमारे पास जो अफरोज़म है, वो अफरोज़म है 179। ये छोटे छोटे अफरोज़म उसने ट्रीटमेंट के हवाले से लिखे हुए हैं, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के हवाले से लिखे हुए हैं। इसमें वो ये कहता है कि इस सूरत हाल में अक्सर जो दवा मुंतखब की जाती है वो जुज़वी तौर पर असर करती है, या कि ये कि वो मुकम्मल तौर पर मौजू नहीं होती, क्योंकि इसमें अलामात की माकूल तादाद नहीं मिली जो मौजू दवा का इंतखाब करने में रहनुमाई करती है। वो ये कहता है कि जब ऐसा होता है कि अलामात बड़ी क्लियर ना हो, बहुत कम अलामात मिलें और वाज़े ना हो, तो वो इंतखाब करने में भी मुश्किल होती है और उसका फ़ायदा भी कोई कुलियन फ़ायदा नहीं होता, कोई जुज़वी तौर पर फ़ायदा होता है। और इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए कि दुरुस्त अलामात का तयन किया जाए। और बाद दफ़ा मैं आपको यहाँ पर यह बताऊँ कि जब आपको वाज़े अलामात ना मिलें तो फिर कोई ना कोई एंटीसोरिक मेडिसिन या सल्फ़र दे सकते हैं। आप सल्फ़र दे के थोड़ा वेट कर लें, 1 वीक का वेट कर लें, 2 दिन। अगर एक्यूट है तो कोई 10 मिनट का, घंटे का, 2 घंटे का वेट कर लें, घंटे का वेट कर लें, 15 मिनट का वेट कर लें, 5 मिनट का वेट कर लें। और बाद दफ़ा एक्यूट केसेस में आप अगर सल्फ़र देते हैं तो 1-2-3 मिनट के अंदर अंदर अलामात आप बड़ी वाज़ेह आ जाएंगी। और इसी तरह अगर क्रोनिक डिजीज़ हैं तो आप सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो आपको 1 हफ़्ते के अंदर उसकी पिक्चर जो है क्लियर आ जाएगी। तो फिर आप बेहतर सिलेक्शन कर सकते हैं किसी दवा का। तो ये इस अफरोज़म में वो यही कह रहा है कि चूँकि अलामात क्लियर नहीं होती, महदूद होती हैं, थोड़ी होती हैं, तो फिर दवा देने में और आपको फ़ायदा पहुँचने में कमी होती है, सही फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो उसके लिए कोई ये मेथड है कि आप सल्फ़र जो है कि अलामात को निखेर देती है। जब आपको कुछ समझ नहीं लग रही तो फिर अलामात को वो बड़ी वाज़ेह कर देती है। इसी तरह जैसे कोई नक्स व मीका आप अगर शुरू में दे देते हैं तो वो भी अलामात को वाज़ेह कर सकती है और दुरुस्त डायरेक्शन में आपको लेके जा सकती है। तो ये अफरोज़म का मकसद यही है कि आप दिल बर्दाश्ता ना हो, बल्कि अलामात अगर कम है तो फिर आप जो, क्योंकि पूरा ऑर्गेनल जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप पे वाज़ेह चीज़ें आती हैं और सिर्फ एक अफरोज़म से आपको
सारी चीज़ें वादा नहीं हुई। इसलिए वो ये कह रहा है कि इस सूरत हाल में अक्सर जो दवा मुंतखब की जाती है वो जुज़वी तौर पर असर करती है, या यूँ कहिए कि वो मुकम्मल तौर पर मौजू नहीं होती, क्योंकि इसमें अलामात की माकूल तादाद नहीं मिली जो मौजू दवा का इंतखाब करने में रहनुमाई करती है। तो आते हैं जी टॉपिक पे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेसिकली ये सारा एक फ्यूल मिलता है आपको। कैसे? आपको जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं, इसी तरह ये खुराक जो है आपकी दो काम करती है। मतलब एक तो आपकी जो बॉडी की नशो नुमा है, बॉडी की जितनी एफिकेसी है, बॉडी के जितने उसको जितनी ताकत की ज़रूरत होती है वो ये प्रोवाइड करती है। और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ये होता है कि जो वेस्ट मैटर है उसको डिस्चार्ज करवाता है। एक आप एनर्जी लेते हैं और जो फालतू एनर्जी होती है या वेस्ट मैटर होते हैं वो डिस्चार्ज कराता है। तो इसमें बहुत सारे आपके जिस्म के दूसरे हेल्पिंग ऑर्गन्स भी काम करते हैं, जैसे इसमें स्प्लीन काम करती है, जिसमें इसमें पैंक्रिया काम करता है, जैसे इसमें आपका गॉल ब्लैडर काम करता है, इसमें लिवर काम करता है। तो ये आपकी फूड कैनाल से जो ओसोफेगस से लेके नीचे एनस तक ये पूरा एक ट्रैक है, और इस ट्रैक में कहीं भी ख़राबी जब आ जाएगी, और बाद दफ़ा बहुत सीवियर ख़राबी आ जाती है जिससे इंसान की डेथ हो जाती है, तो वो ख़राबियाँ आज हम देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी ख़राबियाँ आ सकती हैं जिसकी वजह से इंसान को थ्रेटन होती है, लाइफ थ्रेटन हो जाता है, ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। तो वो हम शुरू करते हैं। और उस इमरजेंसी का दुनिया में मैं आप समझता हूँ कि दुनिया का कोई और तरीका इलाज इस इमरजेंसी में अगर घंटे लगाता है, 2 घंटे लगाता है, तो होम्योपैथी जो है इसमें मिनटों सेकंडों में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत रखती है, अगर आप इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा हमने इसका इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है। तो ये वो अज़ा हैं जो इसमें होंगे, और इन अज़ा में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, कोई ब्लीडिंग हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई रुकावट आ सकती है, तो वो फिर क्या होगा कि वो आपको लीड टू डेथ भी हो सकती है, इमरजेंसी उसके बेशुमार मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमने कोई 13 टॉपिक चुने हैं इसके लिए, इमरजेंसी के लिए 13 टॉपिक है हमारे पास आज, जिसमें अपेंडिसाइटिस होगा, कोलाइटिस होगा, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल से थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे, और साथ साथ मैं आपको उसका ट्रीटमेंट भी बताता जाऊंगा कि उसका इलाज कैसे हो सकता है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम एक्यूट सीवियर ओसोफेगाइटिस। ये जो हमारी खुराक की नाली है इसको ओसोफेगस कहते हैं। यहाँ से ये शुरू हो जाता है काम डाइजेस्टिव सिस्टम का। माउथ का तो हमने पहले पढ़ लिया था, उसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से ही शुरू होता है जैसे हम खुराक खाते हैं। लेकिन वो चूँकि हमने टॉपिक पहले किया, हम यहाँ ओसोफेगस खुराक की नाली से बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है। और इस खुराक की नाली के अंदर बेशुमार ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं जो आपको डेथ की तरफ लेके जा सकते हैं। मसलन यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कोई रुकावट हो जाती है, खुराक नीचे ही नहीं जाती। तो जैसे हमने पीछे जो आपकी ENT का टॉपिक था उसमें हमने किया था कि यहाँ एक ग्लोटस लगा होता है, और अगर वो जब आप खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो वो सांस वो बंद हो जाता है, और जब आप नवाला उतर जाता है तो वो बंद हो जाता है, और फिर वो सांस की नाली में सांस जाना शुरू हो जाता है और पिछली तरफ। इस तरह बेशुमार मसाइल हैं। तो वो ये कहता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ इज कॉल्ड ओसोफेगाइटिस। इसके अंदर जो सोजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? जहाँ जहाँ आइटिस का लफ्ज़ आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेशन है, कोई सोजन हो गई है, और सोजन होके वो नाली को बंद भी कर सकती है। वो स्वेलिंग, आपको स्वालो इनहेल करना, नवाला अंदर लेके जाना, खुराक अंदर लेके जाना, उसके अंदर भी रुकावट आ सकती है, या पेन हो सकता है सीवियर। तो इसको वो कहते हैं एक्यूट सीवियर ओसोफेगाइटिस। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स काज क्या हो सकती है कि आपका खाना वापस आ सकता है। अब यहाँ ये पूरी जो नाली है इसके मुंह पे एक स्फिंक्टर लगा होता है,
ये जो खुराक की नाली है, ये जब नीचे स्टोमक में खुलती है तो यहाँ एक स्फिंक्टर लगा होता है, जिसका काम होता है खुराक जब नीचे चली जाती है और फिर वापस आने उसको नहीं आने देती। तो बाज़ दफ़ा उस स्फिंक्टर के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, या स्टोमक के अंदर सीवियर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया कि वो वॉमिट करता है और रिफ्लेक्स करता है, खाना वापस आता है। जब खाना वापस आता है तो उसको कहता है कि इसका एक रीज़न ये भी हो सकती है कि ऑसो जिल रिफ्लेक्स, एक और उसने लिखा है ऑसोसोनोफिलिक इन्फ्लेट्रेशन ऑफ ओसोफिजल म्यूकोजा ड्यू टू फूड एलर्जी। और बाद दफ़ा फूड एलर्जी की वजह से यहाँ जो है आपका जो वाइट सेल्स हैं वो ज़्यादा जब जमा हो गए तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे भी फूड एलर्जी में कहा था कि फूड कोई ऐसी एलर्जी हो सकती है जैसे अर्टिकेरिया है, और उस अर्टिकेरिया से क्या होगा कि आपके मुंह के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, और मुंह जो है वो आपका वो जो नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक तो सांस भी बंद कर सकता है और दूसरा नीचे खुराक भी नहीं जाएगी जा सकती। तो वो ये कॉजेज बता रहा है कि एक तो वो रिफ्लेक्स हो सकता है। अक्सर लोग आपको कहते हैं यहाँ बर्निंग होती है जी, मुझे वो बर्निंग भी बेसिकली रिफ्लेक्स होता है कि एसिड जो स्टोमक के अंदर है वो एसिड ही वापस आ रहा होता है, वो एसिड ही वापस आ रहा होता है। और जो मैदे का स्फिंक्टर है, जो वॉल लगा हुआ है, वो लूज हो जाता है। अक्सर लोगों का बार बार रिफ्लेक्स होने से लूज हो जाता है, तो वो जब भी खाना खाता है तो वो कहता है जी एसिड ऊपर आता है। जब वो लेटता है तो कहता है जी मेरे लेट नहीं सकता, एसिड जो बर्निंग है, जलन है, वो एसिड जो है खाना वापस आ रहा होता है। तो इसको कैसे हैं रिफ्लेक्स। और फूड एलर्जी भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि ये बेसिकली तो क्या प्रेजेंटेशन आपके पास क्या लेके आएगा, सीवियर डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है कि आपको वो कहता है जी मैं खुराक निगलना मेरे लिए मुश्किल है, डिफिकल्ट, निगलना मुश्किल होता है। और उसके पास कहते हैं ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया के जब निकलता है तो उसके साथ उसको पेन भी होता है, एंड टाइम ऑसोफिजियल ब्लीडिंग। और वो बाज़ दफ़ा ये भी कहता है कि मुझे साथ, अब क्या तीन चीज़ें कॉमन आएंगी। कंप्लेन, मरीज ने क्या कंप्लेन देनी है आपको, उस कहता है जी मुझे खाना खाते हुए दर्द होता है, मेरा गला उसमें स्वेलिंग हो गया, मेरा खाना नीचे नहीं जा रहा, और मेरे उससे ब्लीडिंग भी होती है। ये तीन कंप्लेन आपके पास लेके आएगा। ये टर्मिनोलॉजी जो क्या है, एक्यूट सीवियर ओसोफेगेजाइटिस। लेकिन आपके पास जो मरीज सिम्टम लेके आएगा वो ये लेके आएगा कि मुझे यहाँ निगलते हुए तकलीफ होती है, अंदर नहीं जा रहा, पेन होती है, ठीक है, और ब्लीडिंग होती है। तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब आएंगे तो उसको आप लेबल करेंगे एक्यूट सीवियर एसोफेजाइटिस। समझ आ गया। अब इतना उसकी वो कॉजेज भी फिर लिख रहा है। कॉजेज ये देखें ना, एक मिनट, ये देखा है आपने, ये जो आज हमारा ऑसोफेगस है ना, ये नॉर्मल है, ये वाला इस राइट साइड पे। अब बाकी जो देखें इन्फेक्शंस हैं, ये इन्फेक्शन है, वो तंग हो गया है, इसके अंदर इन्फेक्शंस हैं। तो बेसिकली ऑसोफेगस यूं होगा, अगर आपने इसका स्कैन करा लिया या इसका कोई इंडोस्कोपी करा ली या कुछ करा लिया तो आपको ऐसे नजर। आगे चलें जी, वापस लाएं उसी पे। कॉजेज़ को कंसीडर ज़रूर करें जी। कॉजेज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप डिट्रैक होंगे, आप एटेल ट्रायल करेंगे, मरीज़ आपके हाथ से निकल जाएगा। वो रिफ्लेक्स की हिस्ट्री भी देगा या वॉमिटिंग होगी, ये हिस्ट्री देगा कि मुझे उल्टी हुई है, या वो कहेगा जी मुझे पुराना चल रहा है मेरे साथ कि मेरा जब खाना खाता हूँ तो उसके बाद मेरा खाना वापस आता है, या खाना वापस नहीं आता तो वो कहेगा जी एसिड सा पानी आता है जी, खट्टा पानी आता है, बर्निंग करता है, जलन करता है। तो ये रिफ्लेक्स है। उसके बाद ये रिफ्लेक्स है, उसके बाद वो ये भी कह सकता है कि मुझे आर्टिकेरिया है, जलन, मेरी एक एलर्जी है, फूड एलर्जी है, जिसे स्वेलिंग हो जाती है। जैसे आपको जिस्म पे भी आर्टिकेरिया समझते हैं ना, कि जैसे मच्छर ने काटा होता है, इसी तरह उसके होंठ स्वेल हो जाते हैं, और पूरी ऑसोफेगस स्वेल कर सकती है उससे, फूड एलर्जी से। और फूड एलर्जी दुनिया में ये कहा जाता है कि अगर कोई होटल वाले को ये कह देना कि मुझे फूड एलर्जी है तो वो खाना बड़ी सोच समझ के देता है, क्योंकि फूड एलर्जी डेथ कर सकती है। फूड एलर्जी डेथ कर सकती है। लिहाजा जिन लोगों को फूड एलर्जी होती है उनको फूड
बस किसी को एग से एलर्जी है, किसी को मीट से एलर्जी है, किसी को नट्स से एलर्जी है, किसी को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। तो ये ऐसी एलर्जी है कि ये एलर्जी सिर्फ आपको ये नहीं कि थोड़ी बहुत स्वेलिंग होती है, सीवियर एलर्जी ऐसे भी होती है कि जो डेथ काज कर सकती है। जी मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, जी मैं आ रहा हूँ, आप मुझे बोलने दें, मैं आ रहा हूँ। हमने आपको कहा ये प्रेजेंटेशन कैसे होगी। प्रेजेंटेशन ये होगी कि उसको यहाँ से खुराक जाना उसका मुश्किल होगा और उसको यहाँ पेन होगा इस एरिए में, और जब ये पेन ज़्यादा बढ़ता है तो ये स्प्रेड करता है। वैसे तो ये पेन यूं होगा लेकिन ये पूरी चेस्ट में स्प्रेड भी कर सकता है। और ये जो पेन होता है एसोफेगस का, ये बाज़ दफ़ा ये बाज़ दफ़ा लोग ये भी समझा जाता है कि हार्ट का पेन भी यूं आता है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी स्टेजेस पे कि क्या ये हार्ट का पेन आ रहा है या एसोफेगस का पेन है, ठीक है ना। लेकिन हार्ट के पेन में रिफ्लेक्सेस नहीं होता, हार्ट के पेन में एलर्जी नहीं होगी। समझ आइए ना आपको, ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, इसको इस तरह आप समझेंगे। उसके बाद इन्फेक्शन काजेस, एक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, कैनाडीडा। कैनाडीडा मोस्ट कॉमनली माउथ का इन्फेक्शन भी कर सकता है और ये यहाँ भी करता है। ये फंगल की किस्म है कैनाडीडा, और ये कैनाडीडा जो है हमारे पास पोटेंसी में भी मौजूद है, इसका नसोड्स, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं हु आर ऑन द इनहेल द स्टीरॉइड ले रहे होते हैं, ये उनको भी हो सकता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है एक, ये उसकी वजह से भी हो सकता है। जो हर्पिस है ये बेसिकली न्यूरोलॉजिक इन्फेक्शन है, नर्व्स का इन्फेक्शन है। लेकिन ये जो नर्व्स यहाँ पे है, अगर यहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी आपकी ये कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। लेकिन उसका ये होता है कि वो बाकायदा दाने निकलते हैं और एक लाइन में दाने निकले होंगे, या आपको बाहर भी महसूस हो सकते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है, साइटोमेगेली वायरस हो सकता है, ये फिर आपको डायग्नोसिस बनानी पड़ती है, कल्चर कराना पड़ जाता है। लेकिन फौरी हमने क्या करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने फौरी क्या करना होता है। फिर इन्फेक्शन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग होते हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज वो लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। मसलन किसी ने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है तो उनको इम्यूनो सप्रेशन दवाई दी जाती है ताकि वो किसी भी फॉरेन बॉडी के खिलाफ रिएक्ट ना कर सकें, ठीक है ना। और फिर हमारी ऑटोइम्यून डिजीजेस बहुत सारी हैं जिनमें आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं। फिर ओल्ड एज में आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांगली काम नहीं करता, लिहाजा वो इन्फेक्शन जल्दी लेते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि ये कहीं इम्यूनो कम्प्रोमाइज तो नहीं है, इसका इम्यून सिस्टम तो वीक नहीं है। और जो कैंसर की हिस्ट्री वाले लोग होते हैं, जिनको कैंसर होते हैं, किसी टाइप का भी कैंसर होता है, वो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ड्रग्स बहुत सारी ऐसी हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज कर देती हैं। टॉपिक ये छोटा सा है लेकिन मसाइल आपको यहां समझने हैं। आपको फौरी क्या करना है, फौरी तो आपने नक्स वमीका देनी है। तो नक्स वमीका मोस्ट कॉमनली है कि आपका ये जो स्वेलिंग है, जो पेन है, इसको रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट ही आपने पहला टॉपिक, पहली लाइन उसने लिखी थी रिफ्लेक्स। अब आपने रिफ्लेक्स को कैसे रोकना है। अब रिफ्लेक्स को रोकने के लिए बहुत सारी दवाइयां, जैसे नक्सवामिका है, पल्सटीला है, लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है, एपिकाक है, बिस्मिथ है और फास्फोरस है। ये सारी जो रिफ्लेक्स को रोकने वाली दवाइयां। और रिफ्लेक्स की सिम्टम मोस्ट कॉमन ये होती है कि खुराक का बाहर आना। ये ध्यान में रखें कि खुराक का अगर बाहर आना है या जलन आ रही है, एसिड का बाहर आना है, तो ये समझें वोमिटिंग भी रिफ्लेक्स की किस्म है, खुराक का बाहर आना भी रिफ्लेक्स है, और उसके अंदर बर्निंग, जलन, एसिड फील करना। वो कहता है जी कोई मेरा मुंह ही खट्टा हो गया, मेरा सारी खटास होगी, बर्निंग होगी, तो दिस इज द काइंड ऑफ रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स को कैसे रोकेंगे। रिफ्लेक्स के रोकने की बहुत सारी दवाइयां, मैं सुना एपिकाक रोक सकती है, बिस्मिथ रोक सकती है, आपकी पल्सटीला रोक सकती है। लेकिन हमने पिछले बड़े तजर्बे से पिछले 20-25 साल के बाद हम पिछले कोई साल 2 साल इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्स रोकती है वो कैडमियम सल्फ रोकती है।
आप उसको कैडमियम सल्फ दें, नक्स ममिका दे के कैडमियम सल्फ दे दें और उसकी ये बर्निंग भी ख़त्म हो जाएगी, रिफ्लेक्स भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता चलता है कि कोई एलर्जी है, तो फिर यहाँ जो एलर्जी है फूड एलर्जी को देखें कि आपकी आर्टिका यूरिन ठीक करती है, आपका एपस ठीक करता है। और आपको जो क्रॉनिक फूड एलर्जी आ जाती है तो फिर आपको कार्सिनोसन, ट्यूबर, सोराइनम इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो वो फूड एलर्जी को ठीक करती है। फूड एलर्जी को ट्रीट करना है हमने। जब फूड एलर्जी को ठीक करेंगे तो फिर ये ऑसोफेजाइटिस, आपने फोकस उसको करना है। फौरी तौर पे आप इमीडिएटली जब इसको नक्स देंगे तो काफ़ी हद तक ये कर जाएगा, लेकिन आपने रिफ्लेक्स को एड्रेस करना। रिफ्लेक्स कौन सी दवाइयाँ? नक्स है, बिस्मथ है, पल्सटीला है, एपिकाक है, आयरस वर्सिकुलर है, आपकी वो एक रोबीनिया है। ये सारी रिफ्लेक्स को रखती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट देगी वो कौन सी देगी? कैडमियम सल्फ देगी। अगर कैनाडिडा है तो आप उसको नक्सवामिका दें। और जहां देखें आपको ये शैबा आ गया, जहां आपको ये शैबा आ गया कि कोई वायरल है या बैक्टीरियल है, तो फौरन नक्स के बाद बेसिलिनियम का इस्तेमाल करें। आपके पास अगर कैनाडिडा नहीं है, आपके पास साइटोमेगाली वायरस का नसोड़ नहीं है, आपके पास अगर ये जो नसोड़ हैं आपके पास अर्पिस का नसोड़ नहीं है, अदरवाइज तो ये है कि आप नक्स दें। और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उसमें कसरत से आप बेसिलिनी या ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास उस वायरस का या उस बैक्टीरिया का नसोड़ मौजूद नहीं है। बात मेरी समझ रहे हैं? अगर आपके पास कोई भी ऐसा नसोड़, जैसे कैनाडिडा आपके पास नहीं है, जैसे साइटोमेगाली वायरस पोटेंटाइज हुआ ये आपके पास नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आप अर्पिस आपके पास नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? आप ट्यूबर या बेसिलिनियम का सहारा लेंगे, वो आपको हेल्प करेगा, वो इन्फेक्शन को रिड्यूस करवा देगा। अब ये जो पेन है यहाँ जो पेन है चेस्ट का, यहाँ देखें वो कह रहा है कि अगर मैं सांस लेना भी उसका डिफिकल्ट हो जाता है, सांस लेना भी उसका डिफिकल्ट हो जाता है। अब बड़ी छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जो आपको छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मसलन मसलसल पेन है और ब्रीदिंग से पेन बढ़ जा रहा है, वो कहते हैं मैं सांस भी नहीं ले सकता, मेरा सांस लेना भी मुश्किल है, तो आप ब्रायोनिया देंगे। पेन यूं जा रहा है, पेन यूं आ रहा है, यूं जा रहा है, वो कहते हैं यूं दर्द उठता है, यूं दर्द आता है, यूं उठता है, यूं दर्द जाता है, तो आपको बेलाडोना फौरन दे देनी चाहिए। लेकिन पहले आपने नक्स इस्तेमाल करनी है, आपने रिफ्लेक्स को देखना है, घबराना नहीं है, रिफ्लेक्स को देखना है, डरना नहीं है कि क्या मुश्किल आ गई है, बंदा का खुराक नहीं ले, आप नक्स देंगे फौरन रिलैक्स। और बहुत कॉमनली ये होता है कि हमारे लोग जो है ना बेताशा खा के आ जाते हैं, मतलब बाहर होटलिंग कर रहे होते हैं, कहीं पार्टी पे गए होते हैं, 3-3 4-4 किस्म के गोश्त खा जाते हैं, और ऊपर से जनाब उन्होंने हलवे भी खाने होते हैं, ऊपर से उन्होंने पेप्सियाँ भी पीनी होती हैं। तो फिर ये फौरी ट्रीटमेंट ये है कि आप एक डोज नक्स की देंगे और एक पल्साटीला की 10-15-20 मिनट में दें, मामला यहाँ भी सेटल हो जाएगा, मामला यहाँ सेटल हो जाएगा, आपको फौरी ये सेटल कर देगा फौरन। ये क्योंकि ये इमरजेंसी होती है, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने खाया क्या था। मसलन बड़ा गोश्त खाया, वो चने खाया, गलत जगह से खाया, पुराना खाया, बासी खाया, तो फौरन तो आप नक्स उसका इस्तेमाल करें। और आपको ज़रा भी शुबा हुआ कि कहीं ये कोई पॉइजनिंग हो गई है कोई, तो फिर नक्स के बाद बेसिलिनियम दे के पल्साटीला का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेफ मरीज को कर सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पर हम नक्स तो देंगे 5, और नक्स भी बेहतर कर देगा। अगर 4, 5, 6, 7 मिनट में नहीं बेहतर आता तो आप पल्साटीला दे दें, वो आपको रिलैक्स कर देगा। आगे समझिए फर्स्ट स्लाइड की, पेन है, स्वेलिंग है और ब्लीडिंग है। और अगर ब्लीडिंग आ गई है, जहां देखें ब्लीडिंग आ जाएगी, तो फिर क्या आपको फास्फोरस की तरफ जाना है। फिर आपको किसकी तरफ जाना है?
क्रोटैलस की तरफ जाना है। तो फिर अगर ब्रीडिंग आगे बहुत सारे टॉपिक हैं, पूरा मैंने एक ब्रीडिंग का भी टॉपिक रखा। मैंने यहाँ एसोफेगस से लेके एनस तक में हर जगह की ब्रीडिंग के लिए भी मैंने एक टॉपिक रखा हुआ है, वो मैं आपको डिटेल वहाँ पर समझाऊंगा कि अगर ब्रीडिंग हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है। लेकिन फौरी तौर पर फास्फोरस देंगे, क्रोटैलस दे देंगे, मिलीफोलियम दे देंगे, ब्रीडिंग रुक जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक, सर आप लोग कहते हैं जी वो मुझे गैस्ट्राइटिस है, मुझे अल्सर है, ठीक है ना, लोग आपके पास आते हैं, ये प्रेजेंटेशन क्या, आप देखें फर्स्ट तो आपके पास मरीज आएगा, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, फिर हम लेबल इसको करेंगे कि इसको क्या है, एक्यूट ऑसोफेजिटिस है, इसको क्या है, इसको एक्यूट स्फीयर गैस्ट्राइटिस है। तो वो प्रेजेंटेशन क्या हो, एपिगैस्ट्रिक पेन, यहाँ पेन बताएगा, इस जगह पे यहाँ पेन बताएगा आपको, नोजिया एंड वोमिटिंग बताएगा, एंड अपर जीआईटी की ब्लीडिंग भी बता सकता है, ये पेन बताएगा। अब ये वो आके आपको उसने इतना बताना है कि मुझे यहां दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, उल्टी हो भी रही है और ब्लीडिंग भी हो रही है। अब वो कहता है कि ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक का म्यूकोजल लेयर है, मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। इन्फ्लेमेशन किसको कहेंगे, स्वेलिंग हो गई है, सोजन हो गई है, इन्फेक्शन, मोस्ट काज बाय एच पाइलोरी इन्फेक्शन। इसका बड़ा काज जो है, और इसका इतना मरीज है, इसका इतना मरीज है कि आप मतलब काउंटेबल नहीं है, इतना पेशेंट है। और मैं ये समझता हूं कि आपका ये लेक्चर आप सुन लें, आप कोई दुनिया का काम ना करें ना, आप छोड़ दें बाकी इलाजों को कि मैं गुर्दे का इलाज करता हूँ, मैं हार्ट का इलाज करता हूँ, आप गैस्ट्रिक ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का करें। और मैं आपको बताऊं कि ये इतने अच्छे होम्योपैथिक से लोग ठीक होते हैं, एच पाइलोरी पॉजिटिव वाले 20-20 10-10 साल से कैरियर है, ये नहीं जाता। तो अगर यहां पेन है, एक तो आप ये जहन में रखें कि ये एच पाइलोरी हो सकता है, आप फौरन उसको टेस्ट रिक्वायर कर दें, एच पाइलोरी, IgM, IgG, ठीक है जी। और यहाँ नक्सफमीका दें। और एच पाइलोरी का नसोर जो है वो अब तो बड़ा आम हो गया है, हमने इसको बड़ा इंट्रोड्यूस कराया। अब तो बच्चे बच्चे को, इवन मैं तो सुनता हूँ जब, तो वो लोग भी आके मुझे कहते हैं कि जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको ABC भी नहीं आती, वो भी एच पाइलोरी से वाकिफ है, कि जिनको मैदे की जो डाइजेस्टिव ट्रैक की तकलीफात है ना, मेरे पास लेमैन आते हैं, कोई सियालकोट से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो वो आगे बताते हैं कि जी हमें एच पाइलोरी है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चला आपको एच पाइलोरी है, तो वो कहते हैं जी हमने आपके लेक्चर सुने। तो ये एच पाइलोरी जो है बहुत कॉमन। और अगर पेन यहाँ है, पेन यहाँ है, ये जगह है एबज नाइग्रा की, ये याद रखें, ये पेन है और यहाँ दर्द है, तो ये जगह है एबज। आप एक डोज नक्सफमीका की दें, आप एच पाइलोरी दे दें, और यहाँ ये जगह एच उसकी भी है। और देखें जो दो दवाइयाँ हैं, ये बहुत आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉमनली मिलेंगी, एक नक्स और एक पल्सटीना। आप कुछ को, आपको कुछ नहीं, आप एक नक्स की डोज दें, और नक्स आपने हर एक को देनी है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़राब करने में हमारा फूड का बड़ा रोल है, स्पेशली अर्बन एरिया का। वो बाल्टी गोश्त खाएगा, वो तिक्के कबाब खाएगा, वो गंद बला खाएगा, वो क्या क्या खा के आता है। तो और उसने टेस्ट डेवलप करने के लिए, उसके अंदर ऐसे ऐसे मसाले डाले होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। तो नक्सफमीका ये काम है कि वो तमाम ये जो स्पाइसेस हैं इनको एंटीडोट कर देता है, इनके असरात को ज़ाइल कर देता है, लिहाजा ये फ़ौरन आपको हेल्प करेगा। और दूसरा नक्सफमीका का बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बीमारी की स्ट्रेंथ को ब्रेक कर देता है।
तो लिहाजा हमें यहाँ नक्स का इसलिए हम इस्तेमाल करवा रहे हैं कि आपको कोई पता नहीं कि वो दवाई कोई खा के आया हुआ है, आपको कोई पता नहीं कि वो गलत जगह से कोई खाना खा आया है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ को ब्रेक करेगा। सेकेंडली आप एच पेलोरी दे दें, एक पर्सनल टीला दे दें, और एबज नाइगर अगर यहाँ है, अगर यही दर्द पीछे क्रॉस करता है, ये दर्द पीछे क्रॉस कर जाता है, बिल्कुल इस यूं पीछे चला जाता है, तो फिर एबज नाइगरा काम नहीं करेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बिस्मित देनी पड़ेगी उस सूरत में कि वो साथ कहता है कि मुझे उल्टी भी हो जाती है। अगर उल्टी भी है और दर्द पीछे क्रॉस कर रहा है तो फिर बिस्मित है, अगर उल्टी नहीं है और दर्द पीछे क्रॉस कर रहा है तो फिर चिलिडोनियम है। आप एक डोज चिलिडोनियम की देंगे 2 मिनट में बंदा रिलीफ हो जाएगा, एक डोज आप बिस्मित की देंगे 2 मिनट में फर्क पड़ जाएगा। आपको पहले भी कहा कि उसने कोई ऐसी दवाई खाई हुई है, तो ये बड़ा सिंपल सा, आपको इतने दूर जाना ही नहीं पड़ता। आपका ये दर्द आ गया है, मरीज ने आके कंप्लेन किया मुझे ये जहाँ दर्द है, तो ये समझें कि आपने नक्स देनी है, आपने पल्स देनी है, आप एच पेलोरी देनी है, और एबज नाइगरा की जगह पीछे क्रॉस करना है तो आपने नक्स एच पेलोरी दे के चिलिडोनियम देनी है। तो अगर क्रॉस भी करता है और उल्टी भी है तो नक्स दे के एच पेलोरी दे के बिस्मित दे देंगे, तो मसला हल हो जाएगा। कोई ज़्यादा मैं मुश्किल ज़्यादा दवाइयाँ मैं नहीं बता रहा आपको, मैं अगर दवाइयाँ बताऊँ तो यहाँ 200 दवाई निकलती है, लेकिन वो एक ला असल गुफ्तगू है, जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो मैंने पिछले 30 सालों में जो हमने समझा, जो सीखा, और जो एक्सट्रैक्ट है हम आपको वो बता रहे हैं। अदरवाइज़ मेरे पास बड़ी रेयर भी दवाइयाँ हैं, बड़ी मुश्किल भी दवाइयाँ हैं, और मैं सारी आपको टिप्स पे गिनवा सकता हूँ। लेकिन हमारा जो ये मकसद है कि हम क्विक रिजल्ट लें, जल्दी रिजल्ट लें, और होम्योपैथी की तरफ लोगों को राग़ब हो, और हमारे पेशेंट की तादाद बढ़े, और एक तो तादाद भी बढ़ेगी कि दूसरी तरफ से मरीज इधर आ जाएंगे, दूसरा आपको एज ए प्रैक्टिशनर एक फ़ायदा होगा, और मुझे सबसे फ़ायदा ये होगा कि मेरे सिस्टम को फ़ायदा होगा। मेरी जो कोशिश है आपसे ये सारा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करने की, कि हमारा सिस्टम फ्लरिश करेगा, और हमारा सिस्टम फ्लरिश करेगा, ये बड़ा मतलब ऐसा सिस्टम है कि मैं आपको अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे पास बेशुमार हमारे दोस्त हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो बाद दफ़ा ये कहते हैं कि हम बिल्कुल दीवार के साथ लग जाते हैं, फिर होम्योपैथी वहाँ जगह लेती है। तो वो जगह तब लेगी कि आप इन एक्यूट डिजीज़ को, इमरजेंसीज को आप ठीक करने की सलाह, वो मरीज जब ठीक होता है ना एक्यूट, वो सबसे ज़्यादा शोर डालता है। वो जिस घर से निकलता है, जिस महल्ले से निकलता है, जिस गाड़ी पे आता है, वो सबको पता होता है कि ये बीमार है, कि इसने मैदा पकड़ा हुआ है, इसने शोर मचाया हुआ है, और आपने उसको ठीक कर गया, तो जिस रास्ते से वापस जाएगा ना, तो हर बंदा उससे पूछेगा। तो ये हमारी सक्सेस है, और ये बड़े शॉर्टकट्स हैं, ये कोई लंबी साइंस नहीं है कि आपने बहुत ही परेशान हो जाना है। ये बड़ी साइंस तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमने इसको बड़ा आसान और सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और कंप्लेंट बड़ी आती है आपके, ये भी सारी आती है, इसको कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस चूंकि ये डाइजेस्टिव लिवर भी इसका पार्ट है, और ये जब होगा तो क्या होगा, एक्यूट हेपेटाइटिस क्या होता है? ये एक्यूट हेपेटाइटिस, वो कहता है हेपेटाइटिस इज अ जेनेटिक टर्म यूज्ड ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, इट इज़ अ कॉज बाय वायरल एंड टॉक्सिक एटियोलॉजी। वो ये कहता है कि ये लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो क्या करेगा कि वो लिवर के जो एंजाइम उनको डिस्टर्ब कर देगा, मतलब बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, ALT बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेज हो जाएंगी, उसको क्या होगा, भूख खत्म हो जाएगी, मोल्टी, मतलब वो इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं? मैनी वायरसेस कैन कॉज एक्यूट लिवर इन्फ्लेमेशन, इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, DE हो सकता है। हेपेटाइटिस B, C, D कैन कॉज बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस।
आपने सुना होगा कि हेपेटाइटिस सी किसी को होगा तो बरसों से उसके अंदर सी चल रहा है, बरसों से उसके अंदर। लेकिन ए जो होता है हेपेटाइटिस ए जिसको कहते हैं, इसका जो पीरियड्स होता है वो एक वीक के करीब होता है। ये पानी से अक्सर मिल जाता है हेपेटाइटिस से। इसमें क्या होगा कि उसको टेम्परेचर भी हो सकता है और उसको इसका बिलीरुबिन, आँखें पीली हो जाएंगी, बिलीरुबिन ज़्यादा होगा, उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी। तो फ़ौरन ये आपने करना है कि आप उसको नक्स वमीका दें। और क्रोटेलस और चिलीडोनियम ये हेपेटाइटिस एक्यूट को इस तरह रिलीव करती है कि ये आप अभी देंगे तो शाम तक आपका बंदा बेहतर हो जाएगा। अक्सर हमारे पास आते हैं बिलीरुबिन 12, 13, 14, ALT 200, 400, 500, 1000, 2000 आया होता है। आप फ़ौरन एक तो इसको नक्स वमीका दें और क्रोटेलस 1 mg की डोज दें, चिलीडोनियम दें, चुनेंथस दें, ये फ़ौरन नीचे आ जाएगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो आप इसको हफ्ता 10 दिन इसी तरह इसको रूटीन में रखें तो आपका पेशेंट सेटल हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो हेपेटाइटिस के, एक तो ये वायरल भी हेपेटाइटिस होता है, बहुत दफ़ा ड्रग्स अब्यूज़ भी होते हैं। मसलन कोई जोड़ों के दर्द की दवाई खा रहा है, कोई TB की दवाई खा रहा है, तो वो भी हेपेटाइटिस कर सकती हैं। तो नक्स वमीका इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नक्स वमीका फ़ौरन आप देंगे तो कोई ड्रग्स अब्यूज़ आया होगा तो उसको ठीक करेगा, वगरना एक्यूट हेपेटाइटिस को हमारी ये दवाइयाँ ठीक कर देंगे। अब उसमें अलामात होंगी तो क्या होगा, उसकी भूख खत्म हो जाएगी, उसकी आंखें पीली हो जाएंगी और उसका स्टूल वाइट हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, हमारे पास जब बच्चा पैदा होता है ना तो आता है सीवियर जॉन्डिस में आता है, सीवियर जॉन्डिस में आता है। मैं हम 2 दिन की इसको दवाई देते हैं, चाहे उसका बिलीरुबिन 12 है, 13 है, 8 है, 7 है, जिसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। आप चिलीडोनियम 1 mg या 200 2 दिन देंगे, उसका 2 दिन में सेटल हो जाता है। और मुझे बहुत शाज़ो नाज़र ज़रूरत पड़ती है कि हम 2 दिन और दवाई दें। तो इसमें चिलीडोनियम बिल्कुल ना डरें, बच्चे की जान को खतरा है। और हेपेटाइटिस अगर ज़्यादा इंक्रीज करेगा जॉन्डिस तो उसको फिट्स पड़ेंगे और वो सेरिब्रल पाल्सी में जाएगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अगर जॉन्डिस आप सही तरीके से ठीक नहीं करते और उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है। लिहाजा आप चिलीडोनियम 1 mg एक दिन दें, दूसरे दिन, तीसरे 2 दिन देंगे तो वो सेटल हो जाएगा। 2 दिन देंगे सर, मैं कहता हूँ 99.9% सेटल हो जाएगा। अगर कोई केस रह जाता है किसी वजह से तो आप उसको क्रोटेलस 200 की एक डोज दे दें, वो उससे सेटल कर देगी। मतलब सैकड़ों बच्चे आते हैं हमारे पास, सैकड़ों बच्चे आते हैं जॉन्डिस वाले, न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं, और वो 2-2 दिन, एक 2-2 दिन में सेटल हो जाते हैं। अगर आपने उनका जॉन्डिस यहाँ सेटल कर दिया तो सारी जिंदगी उनको जो लिवर की कंप्लेन नहीं रहती, वगरना वो सारी जिंदगी बेचारे ठीक नहीं होते। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। और हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, वो कहता है ये क्रॉनिक भी, अगर कोई क्रॉनिक में चला जाता है तो आपके पास देखें फिर बहुत सारी दवाइयाँ आ जाती हैं, फिर कॉम्प्लिकेशन इसकी में CLD में जाएगा, ये सिरोसिस में जाएगा। आपके पास हेपेटाइटिस बी का वायरस पोटेंटाइज होकर आ गया, हेपेटाइटिस सी का वायरस भी पोटेंटाइज आ गया। आप उसको ना एक डोज उसकी दें 1 mg की। और उसके बाद मोस्ट कॉमन जो अच्छी दवाइयाँ काम करती हैं वो क्रोटेलस, अगर तो जो उसके जो LFTs रेज हैं, ये याद रखें, अगर तो LFT रेज हैं तो फिर आपको क्रोटेलस इस्तेमाल करनी है। अगर LFT इतने रेज नहीं है तो फिर आप चिलीडोनियम दें, आप चुनेंथस दें, आप लाइको दें, ये आपको सेटल कर देगा। बहुत लोग कार्डियोस मेरिनस भी देते हैं, मेरे के पास 2-3 दवाइयाँ ही बहुत अच्छा काम करती हैं। लिवर की तो बहुत दवाइयाँ हैं, मायरिका है, टीलिया है, मैगम्योर है, लाइकोपोडियम है, मक्साल है, ब्रायोनिया है, बेशुमार दवाइयाँ हैं। लेकिन फौरी जो आपको रिजल्ट देगी ना वो आपको क्रोटेलस देगी, आपको चिलीडोनियम देगी, आपको चुनेंथस देगी। आप फौरी रिजल्ट चाहते हैं तो 1 mg की डोजेस दें और फिर इसको जो है ना चिलीडोनियम को मुसलसल 200 पे लेके जाएं। तो अगर जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है और उसका वायरल आपको पता है कि B है, C है, तो फिर आप उसको वो देंगे। लेकिन ये फिर क्योंकि हम तो इमरजेंसी, अब ये इमरजेंसी ऐसी भी आ सकती है हेपेटाइटिस वालों की कि पेट में पानी पड़ा हुआ है, मतलब पेट में पानी पड़ गया है, वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में चला जाएगा।
लिवर सिरोसिस हो गया है, तो फिर आप पानी निकालने के लिए साथ एप्पल्स दें, फिर एक और दवाई है कोएशिया दें, क्रोटेलस दें, TNT दें, तो ये आपका वो इमरजेंसी भी ठीक हो सकती है और ठीक हो जाती है। आगे समझिए, क्योंकि मैं आपको इमरजेंसी, चूंकि हम बहुत ज़्यादा एक्यूट इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो भी एक्यूट इमरजेंसी आ जाती है, क्रोनिक एक्यूट इमरजेंसी आ जाती है कि पेट में पानी पड़ गया है, लिवर सिरोसिस हो जाएगा, तो अब कैसे इसको डील करेंगे? फौरी पानी, एक मेथड है ना कि पानी को ड्रेन करें। ऑलरेडी जो पानी है, पानी ड्रेन होगा, पानी को बनना बंद करने की दवाई देंगे हम। जब पानी बनना बंद होगा, साथ साथ हम ड्रेन करेंगे, इमरजेंसी डील करेंगे, उसका पानी ड्रेन करेंगे। आप उसको एप्पल्स दें, रिपीटेड डोजेस में 1 ml दें, 2 दिन दे दें, 1 ml सुबह दोपहर शाम दे दें, फिर 1 डोज डेली कर दें, ताकि उसका पानी ड्रेन होना शुरू हो जाए। साथ आप लीवर की मेडिसिन शुरू कर दें, मतलब उसको हेपेटाइटिस C का नसोड़ दे दें, उसके बाद उसको क्रोटेलस, चिलिडोनियम या कोएशिया ऐसी दवाई है कि वो जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तो पानी पड़ जाता है, कोएशिया है, वो आप उसका इस्तेमाल 200 का रोज़ करें, क्रोटेलस का करें, चिलिडोनियम का करें, चुनेंथिस का करें, और यहाँ अगर पेन है तो मायरिका है, नेट्रम सल्फ है, बहुत सारी साथ साथ उसको आप लेके चलेंगे। आपने उसको एक्यूट से निकालना है, फौरन आप उसको नक्सममिका दें, हेपेटाइटिस C का नसोड़ दें, और क्रोटेलस चिलिडोनियम की 1-1 डोज दें, साथ उसको एप्पल शुरू करवा दें। तो उससे ये होगा कि वो इमरजेंसी से 1-2 दिन में उसका पानी कम होना शुरू हो जाएगा और निकल जाएगा। और फिर आप ये ट्रीटमेंट, आप उसको कभी भी ये ना वादा करें कि ये 1 दिन में ठीक हो जाएगा, ये मेरी बात याद रखें। उसको कहें ये जब आता है ना लिवर सिरोसिस में पेशेंट आता है, तो उसको 12-12, 14-14, 15-15 साल हो जाते हैं डिजीज़ में मुब्तला हुए, 20-20 साल हुए होते हैं, क्योंकि 12 साल के बाद सिरोटिक चेंजेस आती हैं। पहले पेरिकाइमल चेंज आएगी, फिर फैटी लिवर आएगा, फिर CLD में जाएगा, फिर सिरोसिस में जाएगा, फिर जब सिरोसिस में जाएगा तो फिर एसाइटिस में जाएगा, फिर एनकेफेलोपैथी में जाएगा, फिर बेहोश हो जाएगा, फिर कामे में जाएगा। ठीक है ना? तो ये बड़ा लंबा टाइम है, तो इसलिए मरीज को एक्यूट कंडीशन से निकालें और फिर उसको लंबे ट्रीटमेंट में डाल दें। प्रेजेंटेशन क्या होगी? कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, जिसका मैंने आगे जिक्र किया कि एनकेफेलोपैथी हो जाएगी, बंदा बेहोश हो जाएगा, ड्रोजी होगा, बातें कोई और उल्टी सीधी कर रहा होगा, कह रहा मैं आसमान में जा रहा हूँ, मैं जहाज में बैठा हूँ, मतलब इस तरह की इरेलेवेंट गुफ्तगू होगी इसकी। ये कहता है कि ये जो कंडीशन है ये 8 हफ्ते के बाद आ सकती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद। और ये बेसिकली कहता है कि ये बेसिकली लिवर फेलियर हो जाता है। और इसका INR आप फौरी तौर पे, अगर एक टेस्ट है INR ग्रेटर देन 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि इसको जो है ना हेपेटिक फेलियर हो रहा है। और इसकी काजेज देखें क्या बता रहा है कि पैरासीटामोल ओवरडोज इज कॉमन एटियोलॉजी एजेंट। कितना पैरासीटामोल लोग खाते हैं, तो क्या करते हैं, ये लिवर फेलियर कर सकता है। कसरत से पैरासीटामोल खाई जाती है। और ये जो हमारी जो इस तरह की दवाइयाँ, इवन तो अभी लेटेस्ट रिसर्च ये भी आ गई है कि ये किडनी फेलियर कर रही हैं, हेपेटिक फेलियर कर रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के मसले, कईयों को तो मोशन ही नहीं बंद होते भाई खा खा के। तो सिंपली अदर कॉजेज इंक्लूड ड्रग रिएक्शन है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, और सम एंटीबायोटिक है, वायरल इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस वायरस ऑफ प्रोवन बाय B19 ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, पॉइजन कोई हो सकता है। मैंने एक केस पीछे भी आपको प्रेजेंट किया था मेरे अपने कज़न का, तो उसको ट्यूबरकुलोसिस की दवाई खाने से हेपेटाइटिस फेलियर हो गया था। तो अगर आप नक्सवमीका दें, और मैं आपको एक और आसान तरीका भी बताता हूँ कि जो वो बंदा दवाई खा रहा है, जो दवाई खा रहा है, जब वो पैरासीटामोल खा रहा है या कोई TB की दवाई खा रहा है, उसको ही डाइल्यूट करके उसको देने शुरू कर दें।
मतलब अगर आपका नक्स वमीका से काम नहीं चल रहा तो वही दवाई जो वो खा रहा है उसको कहें वो दवाई मुझे दे दे, वो 10-15-20 दफ़ा उसको डिल्यूट कर दें पानी में और उसको कहें ये पानी पी जाए, वो उससे भी 2-4 दिन में सेटल हो जाएगा। ठीक है ना। आपने बंदे का इलाज करना है और ये मेथड होम्योपैथी का मेथड है कि जो दवा किसी बीमारी को पैदा करती है वो उसको ठीक करने की सलाहियत भी रखती है इन पोटेंसी। जो क्रूड फॉर्म में प्रॉब्लम पैदा करेगी वही उसको पोटेंसी में ठीक करेगी। वो तो होम्योपैथी इज अ पोटेंसी। ये बेसिकली अपने जहन में बैठा लेके होम्योपैथी जो है ये टेंचर या क्यू ये होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी इज अ पोटेंसी। तो आप उसी को पोटेंसी में देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और हम सारा दिन ये काम करते हैं, सारा दिन ये काम करते हैं। आपको जितनी समझ आ रही है फौरन तो इसको जो भी ड्रग्स से आया होता है वो हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी कि ड्रग खा के आया हुआ है, ड्रग खा के आया हुआ है, तो फिर आप उस ड्रग्स को एंटीडोट करें और अगर वो उससे सेटल नहीं होता तो फिर आप उसी दवाई को डिल्यूट करके दे दें, बेहतर हो जाएगा। कोई वायरल इन्फेक्शन आ सकता है, हेपेटाइटिस के वायरस भी हो सकते हैं। जब वो ऑटोम्यून हेपेटाइटिस होता है, जो ऑटोम्यून ये होता है कि आपका बॉडी का अपना निज़ाम आपके ख़िलाफ़ फाइट करना शुरू कर देता है, जिसका काम होता है कि बाहर से ये आपकी एक इंटरनल फोर्स है, फौज है जो आपको डिफेंस मैकेनिज्म देती है। ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये शनाख्त गलत करनी शुरू करता है, ये अपने टिश्यू को ये समझता है कि ये भी फॉरेन बॉडी है और उनको खाना शुरू कर देता है। इसको ऑटोम्यून कहते हैं, ये ऑटोम्यून हेपेटाइटिस है। तो यहाँ फिर वो कॉजेज़ हमें देखनी है, हमें यहाँ कार्सिनोसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ ट्यूबरक्लोनियम का, ये सारी ऑटोम्यून डिजीज़ पैदा करती हैं। कैंसर की हिस्ट्री ऑटोम्यून डिजीज़ पैदा करती है, ट्यूबी की हिस्ट्री ऑटोम्यून डिजीज़ पैदा करती है, सिफिलिस की हिस्ट्री ऑटोम्यून डिजीज़ पैदा करती है, डिप्रेशन इमोशनल सप्रेशन ऑटोम्यून डिजीज़ पैदा करते हैं। देखें ना, लोग सुसाइड करते हैं, दिस इज द सुसाइड, दिस इज द टाइप ऑफ द सुसाइड कि आपका अपना निज़ाम ही आपके खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो सुसाइड क्या करता है, बंदा खुदकशी कर रहा था, ये खुदकशी का एक और तरीका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलें जी। इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया ना कि इसको एक तो आपने ड्रग्स को एंटीडोट करना है, नक्सफमी का इस्तेमाल कर, जो दवा खाएगी उसका एंटीडोट दें। और मैंने जैसे नक्सफमी का इस्तेमाल करें, जैसे टीबी की दवाई है एसोनाइज है, एसोनाइज पोटेंटाइज फार्म में आई हुई है, 1 में दे दें, 200 में दे दें अगर टीबी की तरफ से कहा गया है। और कई दफ़ा जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल भी पोटेंसी में मौजूद है, लेकिन आप उसको अगर नक्सफमी का देंगे तो बहुत अच्छा एंटीडोट कर देता है, आप उसको एंटीडोट कर दें। बाद दफ़ा जो अक्सर नारकोटिक्स का इस्तेमाल लोग करते हैं, चर्स है, अफ्यून है और बहुत सारी इस तरह की ड्रग्स हैं, उसको भी बहुत हद तक नक्सफमी का एंटीडोट कर देता है, तो उसका इस्तेमाल करें। और मैंने आपको कहा कि अगर आपको कुछ समझ नहीं लगती, आपका पेशेंट बेहतर नहीं होता, तो वही ड्रग लेके उसी को डिल्यूट करके दे दें। फिर ऑटोम्यून हो सकता है। ऑटोम्यून क्यों है? ऑटोम्यून की मैंने कहा कि जिसकी कैंसर की हिस्ट्री होगी, जिसकी टीबी की हिस्ट्री होगी, जिसकी साइकोसिस की हिस्ट्री होगी, जिसकी सिफिलिस की हिस्ट्री होगी, जिसको टाइफाइड की हिस्ट्री होगी, ये सारे ऑटोम्यून डिजीज़ पैदा करते हैं। और मुझे इस बात की इतनी खुशी हुई है कि मेरे पास अब जब मरीज़ आता है तो वो मुझे समझाता है खुद, मेरे बाप को कैंसर था, मेरे बाप को टीबी थी, मेरे चाचा को फलां था, मुझे टाइफाइड हुआ था, मुझे फलान हुआ था। ये किसने सिखाया उनको? ये डॉक्टर अली ने उनको सिखाया। और ये सिर्फ हमारे डॉक्टरों को अभी तक नहीं समझ आई, हमारे डॉक्टरों को अभी तक नहीं समझ आई कि व्हाट इज द मियाज़मेटिक, लेकिन दुनिया ये समझ गई, दुनिया ये समझ गई है, लेकिन हमारे पल्ले ये बात नहीं पड़ रही।
और मैं आपको बताऊं, अभी मैं कोई 17 नसोड़ बने हैं इस वक्त दुनिया में कैंसर के। सिर्फ कैंसर ब्रेन बन गया, कैंसर माउथ बन गया, कैंसर स्टोमक बन गया, कैंसर यूट्रस है, कैंसर अभी मैंने नया बल्कि कार्सिनोसन का नसोड़ लिवर का मैंने खुद बनवाया, कार्सिनोसन लिवर बन गया। मतलब कितने कार्सिनोसन बाउल है, कार्सिनोसन को है, तो कम से कम 17 तो कार्सिनोसन के नसोड़ हैं कैंसर के। तो हम चाहे कि एक कार्सिनोसन को भी इस्तेमाल नहीं करते थे, सिर्फ एक कार्सिनोसन। पहले भी हमारे पास कैंसर के नसोड़ मुझे मौजूद हैं, जैसे कार्सिनोसन है, हमारे पास सिक्रीनम है, हमारे पास एंथ्रेक्सीनम है, हमारे पास एपिस्टेरिनम है। तो जब तक आपके पास वेपन नहीं है, आप शिकार करना चाह रहे हैं शेर का, आपके हाथ में उठाया हुआ डंडा, तो वो तो शेर तो खा जाएगा आपको। तो शेर के लिए तो आपको एलजी का कारतूस चाहिए, और आपके अंदर फुर्ती भी चाहिए, आपके अंदर अक्ल और महारत भी चाहिए। वगरना आपके पास अगर एलजी की कारतूस और बंदूक में फिल भी है तो आप उसको मार नहीं सकते, उसकी सलाहियत नहीं है आपके पास। तो सलाहियत क्या होती है कि आपको एक्यूरेट अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो जबकि आपके पास दुनिया इतनी तरक्की कर गई है और दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, और इसके लिए इतने जतन किए जा रहे हैं ये क्रॉनिक डिजीज़ पे, तो हम क्या कहें जी कि हम नसोड़ का इस्तेमाल नहीं करते, हम ये नहीं करते जी, हम फला होम्योपैथी को जानते हैं। जिस होम्योपैथी को हम जानते हैं उसके अंदर दुनिया की हर मर्ज को ठीक करने की सकत मौजूद है, और जिस होम्योपैथी को आप जानते हैं ना, वो किस्से कहानी वाली होम्योपैथी। तो लिहाजा किस्से कहानियों वाली होम्योपैथी अब दम तोड़ चुकी है। आप वो होम्योपैथी है जो साइंटिफिक, जिसकी हनीमन ने बुनियाद रखी थी, और उसको हमने जला बख्शी है। जला इसलिए बख्शी है कि उस आज से 150 साल 200 साल पहले कोई किसी एक डॉक्टर ने 40-50 लाख बंदा नहीं देखा था। हमने दवाइयों की रीप्रूविंग की है, हमने दवाइयों की प्रूविंग की है, हमने मटीरिया मेडिका रीसेट किया, हमने रेपर्टरी को रीसेट किया, हमने इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के मुताबिक इसको रीसेट करें ताकि इससे आने वाली नस्लें फ़ायदा उठाएं। ठीक है ना जी। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मैं इसीलिए यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ताकि आपके पास तो मरीज़ आएगा मुझे मैदे में दर्द है, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, गैस्ट्राइटिस है, ये अल्सर है, ये इन्फ्लेमेशन है, ये क्या है। ठीक है ना जी। ये हेपेटाइटिस है, ये क्या है, ये तो समझना हमें चाहिए ना, क्योंकि हम डॉक्टर हैं। और मैं इसको समझने के लिए, चूँकि हमारे पास ये मटेरियल मौजूद नहीं है, मेरे कई स्पेशलिस्ट साथ लगे होते हैं जो इस बात को समझाने के लिए मेरे साथ काम कर रहे होते हैं कि ये है क्या। आपके लेक्चर में 4 तो स्पेशलिस्ट लगे हुए थे इस लेक्चर में, जिसमें 4 कम से कम स्पेशलिस्ट इसके साथ काम कर रहे थे। इमरजेंसी स्पेशलिस्ट अलग, मेडिकल स्पेशलिस्ट अलग कर रहा था, सर्जन अलग कर रहा था। मतलब हम आपको और हम आप चीज़ों को समझते ही नहीं है, फिर हम उसका अच्छा सिंपल इलाज तो बड़ा सिंपल है जी अच्छा नक्स बता दी उसने, अच्छा जी उसने पल्सटीला बता दी, अच्छा जी उसने कैनाडीडा बता दी। इलाज तो सिंपल है ना, जब हमने समझा तो सिंपल हुआ ना, जब हमने समझा नहीं तो सिंपल कैसे हो सकता है। सिंपल उस वक्त होता है कि जब आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, जब आप गाड़ी चलाने लगते हो कहते हैं वो तो मज़ा ही भी नहीं, अब तो क्या बात ही नहीं, वगरना तो आप गाड़ी मार देंगे, या अपनी मारेंगे दूसरे की मारेंगे। तो समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये इलाज के 2 बड़े हिस्से हैं, आपने इसको डायग्नोज करना है क्या प्रॉब्लम। अब मैं दवाइयाँ ज़्यादा लोड भी नहीं डाल रहा, मैं तो दवाइयाँ वो दे रहा हूँ जो मेरी क्लिनिक पे इस्तेमाल होती हैं। हम आपको दवाइयाँ इतनी बता रहे हैं इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि आप पेशेंट ठीक करने की सलाहियत आपके पास बढ़े और होम्योपैथी फ़रोग पाए। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। A hepatic abscess fall into 2 broad categories: pyogenic abscess or amoebic abscess. Pyogenic liver abscess are usually associated with the biliary tract obstruction. अब देखें एब्सेस क्या होगा, तो
किसी एब्सेस एक ग्रोथ है ना, उसके अंदर छाला बन जाना, उसके अंदर पानी जमा हो जाना, उसके अंदर खून जमा, दिस इज द एब्सेस। एब्सेस क्या होगा? तो एब्सेस होगा तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन लाइन कर सकता है, कोई बैरी ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्टेड कर सकता है। तो ये वो कहता है ऑब्स्ट्रक्शन इंट्रा एब्डोमिनल पायोजेनिक प्रोसेस लाइक द डाइवल्कुलाइटिस एपेंडिसाइटिस। वो कहता है कि जैसे आंत के अंदर, एग्जांपल दे रहा है, आंत के अंदर एक इन्फेक्शन हो जाता है और उस आंत को वो बंद कर देता है। जैसे अपेंडिक्स एक पतली सी होती है जो बड़ी आंत के साथ लगा होता है, अपेंडिक्स वो होता है नज़र, वो हम दिखाएंगे आपको, लेकिन वो जब सूजता है तो जो बड़ा हो जाता है। इसी तरह डाइवर्टिकुलाइटिस है, ये आंत के अंदर ये कहीं उस तरह हो जाता है तो उसको वो ब्लॉक कर सकता है। तो एब्सिस को इसकी प्रेजेंट, अच्छा जब कोई इन्फेक्शन होगा, जब कोई एब्सिस होगा तो फिर फेवरिश, क्योंकि ये इन्फेक्शन है ना तो फिर साथ बुखार जरूर होगा, ये ध्यान में रखिए। वो कहता है कि हाई ग्रेड फीवर, चिल, नोजिया, वॉमिटिंग एंड राइट अपर गार्डियल पेन एंड टेंडरनेस इन लार्ज लिवर पर। तो ये यहाँ पे राइट अपर साइड पे यहाँ आपको पेन नजर आएगा, फीवर नजर आएगा, और जहाँ फीवर नजर आए तो आपको फौरन नक्स के बाद ट्यूबरक्लोनियम, बेसिलियम और पायरोजीनम, ये पायरोजीनम जो नसोड है ना, ये इन्फेक्शन के बुखार को फौरन सेटल कर देता है। ये इन्फेक्शन के बुखार को, जहां आपको इन्फेक्शियस फीवर आएगा तो वहां पायरोजीनम का इस्तेमाल करते हैं, जहां इन्फेक्शन को वहां ट्यूबर का इस्तेमाल करते हैं। एक और दवाई है जो इन्फेक्शन फीवर के साथ आती है, लो फीवर के साथ आती है, वो है एलेंथस, एलेंथस AILLANTHUS, एलेंथस। तो इसको हमने कैसे करना है? आप मर्कसाल इन्फेक्शन को ठीक करती है। अब वो कह रहा है कि जो मुझे बार बार दर्द हो रहा है, कोलोसेंथ इन्फेक्शन को बड़ा अच्छा ठीक करती है, पल्सरटीला बड़ा अच्छा ठीक करती है, वहां से रिमूव करा देगी। बेस आप कर लें, आप ट्यूबर बेसिलियम दे दें, आप पल्सरटीला चिलिडोनियम की तरह आगे बेंड होगा, पल्सरटीला भी यूं बेंड होगा, कोलोसेंथ भी यूं बेंड होगा। तो यूं बेंड होगा तो आप कोलोसेंथ दें, यूं बेंड होगा तो पल्सरटीला दें, यूं बेंड होगा तो चिलिडोनियम दें, और फेवरेज कंडीशन है तो बेसिलियम पायरोजीनम दें। आपका ये क्या होगा? एब्सिस मक्सल बड़ा अच्छा ठीक करती है, हैपरसन बड़ा अच्छा ठीक करती है, स्लेशिया बड़ा अच्छा, स्लेशिया तो बहुत बड़ी एंटीबायोटिक है, और इसको सेफली आप यूज करें कि इन्फेक्शन है, आप बेसिलियम का इस्तेमाल करें, आप पैरोजीनम का इस्तेमाल करें, आप स्लेशिया का इस्तेमाल करें, आप क्रैम्पिंग पेन आ रहा है तो मर्कसल का इस्तेमाल करें, मर्कार का इस्तेमाल करें, और बेंडिंग फॉरवर्ड हो रहा है तो आप कोलोसेंथ का इस्तेमाल करें। कोलोसेंथ बहुत अच्छा इन्फेक्शन ठीक करती है, लेकिन शुरू में आपको कोई ना कोई मियाज़मेटिक, जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको बेसिलियम लगानी है, आपको पायरोजीनम लगानी है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड? निकलते आगे। अब उसके मैं थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा मैं आपको बैक्टीरियल भी, उसने बहुत सारा बैक्टीरिया भी दिया, और ये सारा दिन जब हम डायग्नोज होके आते हैं ना, कल्चर होके सारा दिन ये हमने इस्तेमाल कराना शुरू। इकोलाई ऑलरेडी इस किस्म के मसाइल पैदा करता है, बैक्टीरिया। क्लेस्बीला ये मसाइल पैदा करता है, ये कल्चर से आपको पता चला, ब्लड कल्चर कराएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। सूडोमोनास, आज भी एक पेशेंट आई थी, वो कह रही थी मेरी टीबी तो ठीक है, मेरा सूडोमोनास आ गया। सूडोमोनास बहुत ज़्यादा ढीठ है, क्लस्बीला बहुत ज़्यादा ढीठ है, एकोलाई इतना ढीठ है कि ये निकलता नहीं। लोगों को 20-20 साल हो गए हैं इसमें मुब्तला हैं, 20-20 साल, 10-10 साल। और हमारे पास ये जो नसोर्स है ना, ये बिल्कुल एंटीबायोटिक का रोल प्ले करते हैं, ये एंटीबायोटिक का रोल प्ले करते हैं, ये वैक्सीन का रोल प्ले करते हैं। और आपको जो अब हमारे पास तो ये देखें ना, इकोलाई भी हमारे पास पोटेंसी में मौजूद है, क्लस्बीला भी हमारे पास, सूडोमोनास भी, एंट्राकोकस है, स्टेप्टोकोकस है, ये सारे बैक्टीरिया जो स्पाइसेस हैं ये हमारे पास पोटेंटाइज फार्म में होके आ गए हैं। अब होम्योपैथी का जो लेवल है
वो कहीं ऊपर चला गया है। आप एक एक डोज दें और अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी या जो आपको मर्क सेल नज़र आ रहे हैं तो मर्क सेल दें, आपको सिलेशिया है तो सिलेशिया दें, आप कोलोसन दें, आप एक एक डोज इसकी देते जाएं। इकोलाई है तो एक डोज इकोलाई की दे दें, इंट्राकोकोस है उसकी दे दें, क्लामीडिया है या क्लासबीला है तो उसकी एक एक डोज दे दें। आप क्विक होते जाएंगे, क्विक स्पीड अप हो जाएगा काम आपका। और ये जो बैक्टीरिया है, मैं आपको ये बताऊं कि मैं वाहिद आदमी हूँ जिस जो कंपनियां बना रही हैं वो कहती हैं, जैसे एलियूस से हम खरीद रहे थे तो उसने कहा कि ये कौन सा बंदा है जो ये जो दवाइयाँ हमने एक दफ़ा बनाई हैं तो कोई लेने ही नहीं आया। तो मुझे स्पेशली इंग्लैंड उन्होंने इनवाइट किया इसके लिए और मैं उसको विजिट करके आया कि ये कौन से बंदे हैं जो इस कसरत से दवाइयाँ, हम 300-400 बंदा अगर रोग देखते हैं तो उसकी वजह ये भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने आंखें बंद की हैं। जब हम उनको नहीं 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 कुलाई, ये अच्छा ये क्या है, ये मैं नहीं देना, मैंने ये नहीं करना। वो भाई तूने देना नहीं है तो ना दे, होम्योपैथी छोड़ दे, बाकियों को तो बेड़ा गर्क ना करना। मतलब नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। भाई नई नई चीजें आ रही हैं। अब हनीमन के जमाने में तो इकोलाई नहीं था ना। अच्छा जी, हनीमन ने नहीं इकोलाई का जिक्र, भाई कहाँ जिक्र करता 150-200 साल पहले, था ही नहीं तो कहाँ जिक्र करता। उसने एक आपको आइडिया दिया था ना बैक्टीरिया का, क्या था, गनोरिया बैक्टीरिया ही था ना, सिफिलिस बैक्टीरिया ही था ना। उसने प्लेग को ठीक किया तो क्या था, वो उसने आइडिया नहीं दिया। उसने कॉलरा को ठीक किया तो उसने आइडिया नहीं दिया। उसने आपको आइडिया दिया। अब तो ये नई नई स्पाइसेस आ गई हैं, नए नए माइक्रोइज्म आ गए हैं, तो क्या हम इनको आंखें हम बंद कर लें? हमने कहा नहीं नहीं, वो हनीमन ने नहीं बताया था इसको। हनीमन ने आपको रास्ता बताया था। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगल है, पैरासाइट है, इसने कहा है। इसीलिए उसने चिकन पॉक्स का, उसने स्मॉल पॉक्स का, इसलिए उसने मीजल का, इसीलिए उसने कॉलरा का, इसीलिए उसने होपिंग कफ का, पर्टोसिस का उसने जिक्र किया ना। उसकी किताबों को पढ़ें। तो लिहाजा अब भी तो और चीज़ें आ जाएंगी। मैं आपको हैरान हूँ कि मेरे पास लोग आ रहे हैं, रोज़ 5-7 केसेस आते हैं। जेनेटिक स्टडी कहाँ से इंग्लैंड से कराए हैं, जेनेटिक स्टडी कहाँ से जर्मनी से कराई है जी, अमेरिका से कराई है, कौन सा क्रोमोसोम खराब है, कौन सा जीन, ये रोज़ आ रहे हैं हमारे पास। कोई अगली साइंस जो आने वाली है वो तो मरीज आपके सामने रखेगा, आप कहेंगे जी वो हो ये इकुलाई किस बला का नाम है, ये एमपीएस किसको कहते हैं, ये सीलियक डिजीज किसको कहते हैं। तो ये तो लोग आपके सामने आके रखेंगे। और हमें तो लोग आज से, मैं ज़्यादा नहीं कहता, आज से 100 साल तक हम जो काम करें, आज से 100-200 साल तक ये काम आएगा लोगों के। ये 200 साल तक, 400 साल तक ये काम आने वाला काम है। हम जो बेसिस हम बना के लोगों को दे के जा रहे हैं। अब ये देखे ना कितने उसकी कॉजेज में देखा है उसने, एप्टिक एप्सिस के कॉजेज, क्या क्या कॉजेज आपने देख ली है ना। तो इन कॉजेज को आप एड्रेस करेंगे। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं सिम्टोमेटोलॉजी के लिए इलाज करता हूँ, मैं तो इसको जानता ही नहीं इकोलाई क्या है, मैं तो जानता ही नहीं क्लासबीला क्या है, सूडोमोनास किस बला का नाम है, तो फिर आप ना जाने। और किसी बंदे को जज ने सजा दी तो कहता है मैं नहीं मानता। उसने कहा तू मान ना मान, इसको ओले ओले जेल ले जाओ, तू बेशक ना मान। जो चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उनको मानना पड़ता है। अगर नहीं मानते तो फिर वायरस दुनिया से आप किसी गोली से मका सकते हैं तो मका दें, आपकी ज़बान से ख़त्म होता है तो फिर मका दें। देखें ना, अगर दुनिया में ऐसा होता है तो फिर आप मका दें। ऐसा नहीं होता। साइंटिफिक अंदाज से उसको चीज़ को देखना है। और उसने कहा है आपकी वैक्सीनेशन बनी है ना, वैक्सीनेशन दुनिया में सक्सेस हुई है ना, तो ये होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं ना उसी वैक्सीनेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर काम करती है, बहुत ज़्यादा बेहतर काम करती है।